आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। फरवरी में एक ऐसी घटना घटी जिससे पूरी दुनिया जो है संग रह गई, क्योंकि जिस तरीके से आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया गया दिल्ली दंगे में, उसकी तस्वीरें अब परत दर परत खुलती जा रही हैं। पर उन खुलती हुई परतों में बहुत कुछ चीज़ें छुपाने की कोशिश की जा रही है, जिसका सामने आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमें दिल्ली दंगे में सिर्फ यही बताया गया कि अगर पेट्रोल बम का इस्तेमाल हुआ तो वो सिर्फ ताहिर हुसैन के घर से हुआ, और ताहिर हुसैन मुख्य आरोपी है, दिल्ली दंगे का आरोपी है। खालिद सैफी मुख्य आरोपी है, सफूरा जारगर मुख्य आरोपी है। पर अब जो तस्वीरें और जो नाम सामने आ रहे हैं, उसे पूरी तरीके से छुपाने की तैयारी दिल्ली पुलिस कर रही है। क्योंकि दिल्ली पुलिस की जो कार्रवाई है वो संदेह के घेरे में तो रही है, लगातार लोग इस पर सवाल कर भी रहे हैं, तो दिल्ली पुलिस कुछ कहने से बच रही है। दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस का बैनर तो सब जगह लगा रही है, पर हकीकत में क्या दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस बन रही है, इस पर भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़े होते हुए दिख रहा है। दिल्ली पुलिस ने किस तरीके से दिल्ली दंगे पर कार्रवाई की है, उसकी कुछ कहानियां हमारे पास आई हैं, एक बार उस पर नजर डाल लीजिए। इस साल फरवरी के आखिर में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा की तमाम मीडिया से एक प्रमुख बात जो गायब रही, वह है हिंदू भीड़ द्वारा बमों का इस्तेमाल। इन इलाकों के मुस्लिम निवासियों द्वारा दिल्ली पुलिस में दर्ज ढेरों शिकायतों में हिंदूवादी नारे लगाने वाली और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाली भीड़ पर बमों का इस्तेमाल करने के आरोप हैं। विस्फोटक के इस्तेमाल की बस एक खबर मीडिया ने दिखाई थी, जिसमें आम आदमी पार्टी के काउंसलर ताहिर हुसैन के छत पर मिले बमों का उल्लेख है। ताहिर हुसैन पर गुप्तचर विभाग के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या का आरोप है। एक रिपोर्ट के अनुसार जो शिकायतें हैं उनमें मुस्तफाबाद, चांदबाग और करावल नगर में विस्फोटकों से हमले की बात कही गई है। अपनी खबर के दौरान मैंने देखा कि पुलिस अधिकारी एक शिकायतकर्ता को हिंसा में बम के इस्तेमाल की शिकायत न करने का दबाव डाल रहे थे। संभव है कि इसी वजह से हिंसा में बम के इस्तेमाल की बात की रिपोर्टिंग जो है वो गायब है। दो अन्य शिकायतकर्ताओं ने मुझे बताया कि उन्होंने हिंसा के तुरंत बाद शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने इन शिकायतों के आधार पर जो एफआईआर दर्ज की, उनमें आरोपियों के नाम नहीं थे और विस्फोटकों की जानकारी भी नहीं रखी गई थी। इसका नतीजा ये हुआ कि शिकायतकर्ताओं को मुस्तफाबाद के ईदगाह मैदान में बनाए गए राहत शिविर में पुलिस सहायता डेस्क में नई शिकायत दर्ज करानी पड़ी। लेकिन नई शिकायतों के बाद भी ऐसा नहीं लगता कि हिंसा में विस्फोटक के इस्तेमाल की पड़ताल की गई है। मुस्तफाबाद के इलियास ने अपनी शिकायत में लिखा, 25 फरवरी रात तकरीबन 11 बजे मेरे बेटे के फोन पर कॉल आया कि तुम्हारे मकान व दुकान पर हमला हो गया है और लूटपाट की जा रही है। इलियास ने यह शिकायत 19 मार्च को गोकुलपुरी पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई थी। इलियास ने बताया कि ये सुनते ही वे अपनी दुकान की तरफ भागे और वहां एक भीड़ को खड़ा पाया। उस शिकायत में उन्होंने 7 लोगों का नाम लिया है, जिनके हाथों में हथियार थे। वे लोग उनकी दुकान के सामान लूटकर एक टेम्पो में भर रहे थे। इलियास ने लिखा है, तभी मैंने देखा कि अनिल स्वीट वाला एक बम हाथ में लेकर आया। उसने सबसे पीछे होने को कहा और पहले जगदीश प्रधान जिंदाबाद, नंद किशोर गुज्जर जिंदाबाद, सत्यपाल सांसद जिंदाबाद के नारे लगाए और फिर एक बम मेरे मकान पर फेंक दिया, जिसमें बाद में बहुत जोर से धमाका हुआ और आसपास मेरे मकान की छत उड़ती दिखाई दी और मेरे कान तक सुन्न हो गए। इलियास ने शिकायत में लिखा है कि वे डर गए थे, इसलिए अपने घर भागकर आ गए। हमले के तुरंत बाद उन्होंने गोकुलपुरी थाने में पहली शिकायत दर्ज कराई थी। अपनी दूसरी शिकायत में इलियास ने बताया है कि पहले शिकायत पर एफआईआर दर्ज होने के बावजूद उन्होंने क्यों दूसरी शिकायत की। 19 मार्च को दर्ज अपनी दूसरी शिकायत में इलियास ने लिखा,
मैंने साफ तौर पर बताया था कि एक बैग से अनिल स्वीट वाले ने बम निकालकर मेरे घर पर मारा है और उसने मकान उड़ाया है। इसके बाद मैंने कई बार आशीष गर्ग जी से विनती की थी, भाई ये एफआईआर जो मैंने बताई थी वह है ही नहीं, तो वह बोला कि चुपचाप बैठ जा, नहीं तो तुझे भी अभी 302 के मुकदमे में पैक कर दूंगा, सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। दिल्ली पुलिस ने दूसरी शिकायत पर एफआईआर दर्ज नहीं की है। 3 मार्च को इलियास की शिकायत पर गोकुलपुरी पुलिस स्टेशन ने एफआईआर दर्ज की। एफआईआर में शिकायत है कि दंगाइयों ने दुकान लूटी और उसमें आग लगा दी। एफआईआर बताती है कि इसमें इलियास को तकरीबन 8 से 9 लाख रुपए का नुकसान हुआ, लेकिन इस एफआईआर में उन व्यक्तियों के नाम ही नहीं है जिनके नाम इलियास ने अपनी शिकायत के लिए दिए थे, और ये भी दर्ज नहीं है कि इलियास विस्फोटक का इस्तेमाल कर उनकी संपत्ति को उड़ा देने वाले शख्स को पहचानते हैं। इलियास ने अपनी दूसरी शिकायत में लिखा, जब मेरे बेटे ने मुझे एफआईआर पढ़कर सुनाई तो मैं हैरान हो गया, क्योंकि उसमें किसी दोषी का नाम नहीं लिखा था, और हद तो ये थी कि सिर्फ ये लिखा था कि 2 मंजिला मकान पूरा उड़ा दिया, जबकि मैंने साफ तौर पर बताया था कि एक बैग से अनिल स्वीट वाले ने बम निकाल कर मेरे घर पर मारा और उसने मकान उड़ाया है। इसके बाद मैंने कई बार आशीष गर्ग जी से विनती की, भाई ये एफआईआर जो मैंने बताई थी वह है ही नहीं, तो वह बोला कि चुपचाप बैठ जा, नहीं तो तुझे भी 302 के मुकदमे में पैक कर दूंगा, सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। दिल्ली पुलिस ने इस दूसरी शिकायत पर एफआईआर दर्ज नहीं की। गर्ग ने मुझसे कहा कि वह मेडिकल लीव पर है और दबाव देने से इनकार कर दिया, लेकिन गोकुलपुरी पुलिस स्टेशन के एसएचओ प्रमोद जोशी ने इस मामले पर मुझसे बातचीत की। जोशी ने मुझे बताया कि इलियास पड़ताल में सहयोग नहीं दे रहे हैं और उन्होंने अपनी शिकायत में लोगों का झूठा फंसाया है। उन्होंने कहा, शिकायतकर्ता को खुद ही नहीं पता कि दुकान में आग किसने लगाई थी। जब मैंने उनसे विस्फोटक के इस्तेमाल के आरोप के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, यहाँ बम का इस्तेमाल कैसे हो सकता है। इलियास मुझे अपनी दुकान लेकर गए जो खंडर हो चुकी है। दुकान की छत पूरी तरह से उड़ी हुई थी। जब मैंने इलियास से एसएचओ के उस आरोप के बारे में पूछा जिसमें उन्होंने कहा कि इलियास पड़ताल में सहयोग नहीं दे रहे हैं, तो इलियास ने कहा कि पुलिस के बुलाने पर वे 2 बार पुलिस थाने गए थे और दोनों ही बार 3-3 घंटे की पूछताछ में उन्होंने बताया था कि किन किन लोगों ने उनकी दुकान पर हमला किया था। इलियास ने कहा, लेकिन मैंने तब जाना बंद कर दिया जब वे लोग मुझे धमकी देने लगे। वे लोग मुझे रात को 11-11 बजे फोन करने लगे और धमकी देने लगे कि अगर मैं पुलिस स्टेशन नहीं आया तो मुझे उठा लेंगे। जब वे लोग मुझे धमकी दे रहे थे तो मैं वहां कैसे जा सकता था। मैंने अपने वकील को यह बात बता दिया था और उन्होंने भी मुझे वहां नहीं जाने के लिए कहा था। इलियास ने बताया कि एक रात वे इतने डर गए थे कि अपने पड़ोसी के घर में जाकर सोए। अपनी शिकायत में जिन लोगों की पहचान इलियास ने की है उनके बारे में उन्होंने बताया, ये लोग अब भी खुलेआम घूम रहे हैं और इस मामले को आगे नहीं बढ़ाने के लिए मुझे धमका रहे हैं। हिंदू भीड़ के बम के इस्तेमाल की एक भयानक कहानी सलीम कसार ने सुनाई। वे करावल नगर में रहते हैं और दुकान करते हैं। उस घटना में उनकी आंखों के सामने उनके भाई को भीड़ ने मार डाला था। कसार ने अपनी शिकायत में लिखा, 25 फरवरी को सुबह 9 बजे मैं अपने दुकान पर आया। अचानक सामने से भीड़ आती हुई नजर आई जो देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, कपिल मिश्रा जिंदाबाद और जगदीश प्रधान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। दंगाइयों के हाथों में लोहे की रॉड, तलवारें, पेट्रोल बम हथियार थे। दंगाई जब मेरी दुकान और मकान के करीब आए तो उन्होंने मेरी दुकान तोड़ना शुरू कर दिया। मेरा भाई अनवर कासिम उन दंगाइयों को रोकने लगा तो उन्होंने मेरे भाई को मारना शुरू कर दिया। ये देखकर मैं डर गया और घर पर आ गया, जहां मेरे बच्चे और बीवी रो रहे थे और घबराकर बोल रही थी कि ये दंगाई हमें मार डालेंगे, चलो भाग चले। कसार ने लिखा है कि जब दंगाई उसके भाई को मार रहे थे तो वह और उसके परिवार वाले हिंदू पड़ोसी के घर में चले गए। कसार अपने पड़ोसी की छत से देखने लगे कि उनके भाई के साथ क्या क्या हो रहा है। कसार ने शिकायत में लिखा है कि उनके भाई को कुछ दंगाइयों ने पकड़ रखा था और अन्य उनकी दुकान और मकान को लूट रहे थे। उनके घर में
पास खड़ी गाड़ियों को आग लगा रहे थे। हमलावरों ने उनके भाई को 2 बार गोली मारी। उन्होंने लिखा है, उन्होंने प्लास्टिक की बैग से बम निकाला और मेरे भाई के बॉडी के ऊपर डाल दिया, फिर दूर भाग गए, जिसके बाद बम फट गया और मेरे भाई के परकच्चे उड़ गए। कसार से जून में हुई बातचीत में उन्होंने बताया था कि पुलिस में विस्फोटक की शिकायत उन्होंने फरवरी में ही की थी। मैंने अपनी आंखों से देखा था कि जब वह लोग उसके पैर में बम बांध रहे थे, वह हाथ जोड़कर उनसे विनती कर रहा था। वह उन लोगों से विनती कर ही रहा था कि हेलमेट पहने एक आदमी ने उस पर गोली चला दी। मेरा भाई गिर पड़ा और जब वह उठने लगा तो दूसरे आदमी ने उस पर गोली चला दी। मेरा भाई गिर गया, वे लोग उसे लातों से मारने लगे। वह दर्द से छटपटा रहा था। फिर तकरीबन 15 लोगों की भीड़ ने उसे उठाया और आग में फेंक दिया। एक बड़ा धमाका हुआ। बंदूक से ऐसी आवाज नहीं आ सकती। जब मुझे एहसास हुआ कि उन लोगों ने उसके पैरों में जो बांधा था वह बम था। कसार ने बताया कि उन्होंने 27 फरवरी को अपनी पहली शिकायत में पुलिस को उपरोक्त जानकारी दी थी, लेकिन उन्होंने शिकायत में जिन लोगों का नाम लिया था और विस्फोट होने की जो बात कही थी वह एफआईआर में दर्ज ही नहीं की। इसके कई दिनों बाद तक पुलिस ने कसार को कुछ नहीं बताया। परेशान और बेचैन होकर उन्होंने 9 मार्च को सहायता डेस्क में दोबारा शिकायत की। उस शिकायत में प्रधानमंत्री कार्यालय, गृह मंत्रालय, दिल्ली पुलिस कमिश्नर के कार्यालय और करावल नगर पुलिस स्टेशन की मोहरें हैं। कसार ने बताया कि जिस वकील ने उसकी शिकायत ड्राफ्ट की थी उसने एक बड़ी गलती की। उस शिकायत में गलत आदमी का नाम भाई पर गोली चलाने वाले के रूप में दिखा दिया। शिकायत में लिखा है कि इलाके में रहने वाले संजू ने कसार के भाई पर गोली चलाई। कसार के अनुसार उन्होंने वकील को बताया था कि संजू के हाथ में बंदूक थी और वह भीड़ का हिस्सा था, लेकिन भाई गोली संजू ने नहीं, इलाके के दूसरे आदमी लखपत ने चलाई थी। उन्होंने लखपत को गोली चलाते देखा था। इस नई शिकायत के बाद जांच शुरू हुई। कसार ने बताया कि 25 मार्च को देशव्यापी लॉकडाउन शुरू होने के बाद उन्हें जांच अधिकारी का फोन आया था। अधिकारी ने उन्हें बताया कि मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में लखपत भी था। कसार ने मुझे बताया कि दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर राजीव रंजन ने गिरफ्तार 5 लोगों के फोटो उन्हें भेजे थे और उन्होंने पुलिस अधिकारी से इन लोगों की पुष्टि की थी। ये लोग घटना की जगह पर मौजूद थे। कसार ने बताया कि उन्होंने संजू को भाई पर गोली चलाते नहीं देखा था, लेकिन संजू भीड़ में जरूर था। कसार ने मुझसे कहा वहां तकरीबन 15 हत्यारे थे जिन्होंने मेरे भाई को पकड़ा और मार डाला और फिर उसके शरीर के परकच्चे उड़ा दिए। सारे आरोपी अभी भी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। कसार ने कहा, मुझे क्राइम ब्रांच के अधिकारी राजीव रंजन पर भरोसा है। शिकायतकर्ताओं ने 25 फरवरी को चांदबाग में नागरिक संशोधन कानून का विरोध करने वाली औरतों और मर्दों पर भी बम फेंके जाने की बात कही। चांदबाग में रहने वाली रुबीना बानो और रहमत ने अपनी अपनी शिकायतों में लिखा है कि उन्होंने भारी तादाद में पुलिस के जवानों को उन दंगाइयों के साथ खड़े देखा था जिनके हाथों में छड़ी, तलवारें, बंदूकें और बम थे। बानो ने अपनी शिकायत में लिखा है कि दंगाई मोहन नर्सिंग होम और अस्पताल की छत से सीए विरोध प्रदर्शनकारियों के ऊपर बम फेंक रहे थे। रहमत और उसी इलाके की दूसरी शिकायतकर्ता इमराना परवीन ने अपनी शिकायत में लिखा है कि उनकी आंखों के सामने दंगाइयों ने प्रदर्शनकारियों के टेंट के भीतर बम फेंका था, जिससे उसमें आग लग गई। पुलिस ने इसमें से किसी शिकायत पर एफआईआर दर्ज नहीं की। चांदबाग में हुए बम हमलों की घायल लोगों ने ओल्ड मुस्तफाबाद की अकरम खान भी हैं। 15 मार्च की अपनी शिकायत में, जिसमें दयालपुर पुलिस स्टेशन की मोहर है और स्टेशन डायरी में 55 नंबर की एंट्री है। खान ने लिखा कि हिंसा में उन्होंने अपना हाथ गुमाया है। खान ने लिखा है कि जब वे प्रदर्शन कर रहे थे तो मोहन नर्सिंग होम से फेंका गया एक बम उनके हाथ पर आकर गिरा
उन्होंने लिखा कि आसपास के साथी मुसलमानों ने उन्हें किसी तरह बचाया और आसपास के मेहर अस्पताल लेकर गए, जहां से बाद में उन्हें गुरु तेग बहादुर अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने 25 फरवरी 2020 को मेरा ऑपरेशन करके एक हाथ काट दिया। मेरे चाचा ने जीटीबी अस्पताल के पास मौजूद पुलिस वालों से मेरे बारे में रिपोर्ट दर्ज करने के लिए कहा, पर पुलिस वालों ने मेरे चाचा को ही धमकाया कि अगर इस घटना की शिकायत करोगे तो तुझे और तेरे भतीजे को ही जेल में डाल देंगे और जमानत भी नहीं होने देंगे। अपनी शिकायत में खान ने कहा, मेरे दूसरे हाथ में भी सेप्टिक फैल गया है। मुझे डॉक्टर बता रहे हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैंने अपने चाचा को बताकर अपने बयान लिखवाए, जिसे चाचा टाइपिंग कराकर लाए हैं और मैंने उसे पढ़कर अपना अंगूठा लगाया है, क्योंकि मैं हस्ताक्षर नहीं कर सकता हूं। दिल्ली पुलिस ने खान की शिकायत पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं की है। जब मैंने दिल्ली पुलिस के जनसंपर्क अधिकारी MS राधवा से इस बारे में सवाल पूछे तो उन्होंने कहा कि मेरे सवालों से बदनीयती है। रंधावा ने दावा किया कि शिकायतों में हिंसा के कई दिनों बाद दर्ज कराया गया था, लेकिन उन्होंने इस बात पर गौर नहीं दिया कि शिकायतों के लिए इसलिए दोबारा दर्ज कराना पड़ा था क्योंकि पुलिस की पहले की एफआईआरों में कई जानकारी छूटी हुई थी। रंधावा ने इस तथ्य की भी अनदेखी की थी। संज्ञेय अपराधों में पुलिस ये सवाल नहीं कर सकती कि शिकायत करने में देरी हुई या नहीं। कानून का ये एक स्थापित सिद्धांत है कि इस बारे में फैसला अदालत लेती है। इसके अलावा अपने तर्कों के लिए साक्ष्य दिए या सोच विचार किए बिना उन्होंने दावा किया कि शिकायतकर्ताओं ने कहानियां बनाई हैं और निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच को प्रभावित करने के लिए भरोसा दिलाया गया है। ताज्जुब की बात यह है कि मेरे सवाल भेजने से पहले एक पुलिस ने खान के मामले की जांच की नहीं थी। रंधावा ने मुझे लिखा कि खान अपने बताए पते पर मौजूद नहीं थे, लेकिन खान ने बताया कि पुलिस ने उनसे संपर्क करने का प्रयास कभी नहीं किया। 29 जून को दिल्ली पुलिस को सवाल भेजने के दूसरे दिन मैं खान से मिलने, उनका हालचाल लेने, उनकी शिकायतों की जांच के स्टेटस के बारे में जानने के लिए उनके घर पहुंचा तो देखा कि उसी दिन खान के घर पर सादी वर्दी में पुलिस अधिकारी सिंह बयान लेने के लिए मौजूद हैं। मैंने रंधावा को सवाल एक रात पहले ही भेजे थे। इत्तेफाक से हुई इस मुलाकात ने मुझे बताया कि शिकायतों में लगाए गए आरोपों को कि पुलिस अधिकारी जानबूझकर शिकायतकर्ताओं की बातों को नहीं लिखती कैसे अंजाम दिया जाता है। मेरे सामने ही सिंह ने खान के उस आरोप को शिकायत में दर्ज नहीं किया कि मोहन नर्सिंग होम की छत से गोलियां चल रही थी। जब खान ने इस पर दोबारा जोर दिया तो सिंह ने जवाब दिया, भजनपुरा साइड से लिख दिया है, एक ही बात है। सिंह के इस प्रयास से समझ में आ रहा था कि चांदबाग से मिली सभी शिकायतों में जिस हॉस्पिटल का नाम है उसे पड़ताल के दायरे से बाहर रखने की कोशिश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पलपल न्यूज। तो दोस्तों, आपने देखा कि दिल्ली दंगे में किस तरीके से पेट्रोल बम का इस्तेमाल किया गया, और पेट्रोल बम कहना चाहूँगा हिंदू भीड़ द्वारा जो पेट्रोल बम का इस्तेमाल हुआ उसका जिक्र ही नहीं है। और जिन लोगों ने साफ तौर पर देखा कि किस तरह से वो लोग पेट्रोल बम का इस्तेमाल कर रहे थे, बाकायदा एफआईआर में नाम दर्ज करवाया गया, जिनके घर जले, जिनके मकानों को तोड़ा गया, जिनकी दुकानों को लूटा गया। जब वो तस्वीरें सामने आई और एफआईआर लिखवाई गई तो उन नामों को छुपाने की कोशिश जो है पुलिस करती है, और पुलिस एफआईआर जो कराने जा रहे हैं उन्हीं को धमकाती हुई नजर आ रही है कि 302 का मुकदमा ठोक देंगे और फिर आपको जेल में पैक कर देंगे, लड़ते रहना अपना केस। इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल जो पीड़ित है वो जब एफआईआर दर्ज कराने जा रहे हैं उन लोगों के साथ किया गया है। दिल्ली पुलिस की ये कार्रवाई संदेह के घेरे में तो है, पर जिन लोगों के नाम सामने आए हैं, क्योंकि हमने देखा कि किस तरीके से एक हिंदू एकता ग्रुप करके एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया जिसमें कट्टर हिंदू जो लोग हैं उन लोगों ने
साफ तौर पर लिखा कि हमें मुसलमानों से बदला लेना है, मुसलमानों को जो है नाले में काट काट करके डाला गया, उनके नाम पूछ करके उनकी हत्याएं की गई। ये तमाम तस्वीरें सामने आने लगी हैं और आरएसएस के कार्यकर्ताओं की जब गिरफ्तारी होती है तो मीडिया अपने होठ सिल ले रहा है, इनके बारे में बताने से भी कतरा रहा है, क्योंकि हम लगातार दिल्ली दंगे में जिस तरीके की कार्रवाई हो रही है उस पर नज़र बनाए हुए हैं। तो वहीं कुछ लोगों से जब बातचीत करके जाना तो सामने आया दिल्ली पुलिस का वो चेहरा जो वो दिखाने पर लगा हुआ है, वो तस्वीरें कुछ और ही बयां करती हुई नज़र आ रही हैं। तो दिल्ली दंगे से जुड़ी हर एक अपडेट को लेकर के मैं आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। शुक्रिया।